शुरुआत करते हैं मई 2026 के चुनावों से। तमिलनाडु की राजनीति में जो भूकंप आया है ना, उसने दशकों पुरानी राजनीतिक जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पर्दे के एक सुपरस्टार ने अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में बड़े बड़े दिग्गजों को सीधे चुनौती डाल दी है। अब अगर किसी को लगता है कि यह सब रातों रात हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे जिसे तैयार होने में पूरे 10 साल लगे। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के राजनेता बनने की नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी और अचूक रणनीतिक सफलता की कहानी है। जरा इस पर गौर कीजिए। आज जिस व्यक्ति ने पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है, उसकी शुरुआत कितनी निराशाजनक थी। 1992 की एक मैगजीन रिव्यू ने इस 18 साल के लड़के को सरेआम नकार दिया था। उसे नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बताया गया और उसके लुक्स तक का बुरी तरह मजाक उड़ाया गया। मतलब उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चेहरे को बदसूरत कहा जा रहा है, वही चेहरा एक दिन पूरे राज्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाएगा। वाकई एक अंडरडॉग की कहानी में जो ताकत होती है ना, वो शायद ही किसी और चीज में हो। भाग 1, उपहास से मेगा स्टारडम तक। ये सफर एक मामूली से संघर्ष से शुरू होकर सबसे वफादार फैन बेस बनाने तक जाता है। 1984 में अपने पिता की फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की, फिर 1992 में वो डिजास्टर डेब्यू, लेकिन 1996 में पूरे उनाकागा के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि वो यहाँ टिकने आए हैं। अपनी एक्टिंग, डांस और एक्शन पर जो उन्होंने दिन रात मेहनत की, उसी का नतीजा था कि रजनीकांत के बाद तमिलनाडु में उनका सबसे जुनूनी फैन क्लब खड़ा हो गया। और ये फैन क्लब 2026 आते आते एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान में बदल गया। 50 करोड़, ये वो जादुई आंकड़ा है जिसने 2003 में सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म थी गिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ कमाना उस वक्त तमिलनाडु सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। इस एक सफलता ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर से टॉप टियर मास एक्शन हीरो बना दिया। बॉलीवुड तक में उनकी फिल्मों के रीमेक बनने लगे। इसी स्टारडम ने भविष्य के इतने बड़े मंच की मजबूत नींव रखी। भाग 2, सिनेमा एक राजनीतिक हथियार के रूप में। अब देखिए, स्टारडम तो मिल गया, लेकिन 2010 के दशक के बाद फिल्मों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के किया जाने लगा। कत्थी में किसानों के हकों की बात हुई, मर्सिल में सीधे जीएसटी और सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए गए। दरअसल वो फिल्मों के जरिए वो सब कह रहे थे जो आम लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन जो बात पारंपरिक राजनेता कह नहीं पा रहे थे। और फिर 2026 की फिल्म गुट, ये तो उनके राजनीतिक ट्रांजिशन का एक स्पष्ट सिनेमाई प्रतीक ही बन गई। उन्होंने जनता के गुस्से और उम्मीदों को अपने स्क्रिप्ट का एक अहम हिस्सा बना लिया। तो वो ये रहा था कि पर्दे पर वो एक रक्षक थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक शानदार मोबिलाइजर का काम कर रहे थे। सिनेमा घरों में जो भीड़ आ रही थी ना, वो अब सिर्फ दर्शक नहीं थे, वो धीरे धीरे एक बेहद लॉयल कैडर में बदल रहे थे। एक ऐसी खामोश सेना तैयार हो रही थी जो अपने नेता के एक इशारे पर किसी भी राजनीतिक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। भाग 3, विवाद और पारिवारिक संघर्ष। राजनीति का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। एक तरफ उनकी छवि उस आज्ञाकारी बेटे की थी जिसे उसके डायरेक्टर पिता ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें खुद को नेपोटिज्म के खिलाफ खड़ा करना था। 2020 में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें अपने ही पिता को अदालत तक ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने बिना उनकी इजाजत के उनके नाम पर एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर कर दी थी। ये उनका एक बेहद कड़ा संदेश था कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं और अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। 2026 के चुनावों से ठीक पहले ये लड़ाई और भी पर्सनल हो गई। फरवरी 2026 में उनकी पत्नी संगीता का तलाक और कस्टडी के लिए अर्जी देना, एक्ट्रेस त्रिशा के साथ अफेयर की उड़ती अफवाहें और इन सब के ऊपर राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनके ईसाई नाम जोसेफ विजय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। विरोधियों ने इन सारे विवादों को उछाला ताकि उनके चुनावी अभियान को किसी तरह पटरी से उतारा जा सके। तो उन्होंने इस धार्मिक ध्रुवीकरण का सामना कैसे किया? यहीं पर काम आया उनका मास्टर स्ट्रोक, तमिल फर्स्ट आइडेंटिटी। जब विरोधियों ने उनके ईसाई नाम को निशाना बनाया तो वो डिफेंसिव नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने एक बड़ा दांव चलाया। उन्होंने मंदिरों में भी माथा टेका और मस्जिदों में भी गए। उनका प्राइमरी मैसेज बिल्कुल साफ था, वो सबसे पहले एक तमिल है। उन्होंने भाषा और क्षेत्रीय गौरव को धर्म से ऊपर रखा। इससे जनता में यह संदेश गया कि उन्हें आस्था के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। भाग 4, अचूक राजनीतिक रणनीति। अब एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में आता है, क्या विजय रातों रात एक राजनेता बन गए? क्या ये सिर्फ किस्मत या स्टारडम का कोई अचानक हुआ चमत्कार था? बिल्कुल नहीं।
इस जीत की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये पूरी एक आइसबर्ग स्ट्रैटेजी थी, मतलब 90% काम पानी के नीचे बिल्कुल खामोशी से हो रहा था। 2013 में फिल्म थलाइवा के वक्त जो राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा, उसके बाद उन्होंने जयललिता के निधन से आए राजनीतिक खालीपन का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया। जब पारंपरिक राजनेता मंचों से भाषण दे रहे थे, तब उनकी टीम ग्राउंड पर चुपचाप काम कर रही थी। गाँवों में NGO, अस्पताल और पुस्तकालयों का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया गया और एक हाईली ट्रेंड यूथ डिजिटल आर्मी तैनात की गई, जिसने घर घर जाकर उनका विजन लोगों तक पहुंचाया। और इस मास्टर प्लान में थोड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शामिल था, TN07CM 2026। कई साल पहले उनकी कार की लाइसेंस प्लेट पर लिखा ये नंबर कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था, ये एक सिनेमाई ईस्टर एग था, एक सोची समझी चाल जिससे फैंस और जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि 2026 में उनका मुख्यमंत्री बनना महज एक इच्छा नहीं बल्कि उनकी नियति है। भाग 5, 2026 का CN चुनाव। 108 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये टीवी के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या है। आप सोचिए, एक ही रात में दशकों पुराने राजनीतिक किले ढह गए। उन बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ इतनी सीटें जीतना, जिनके पास अपार संसाधन और अनुभव था, अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। इस जीत की ग्राउंड रियलिटी देखिए। उनके खुद के पर्सनल ड्राइवर के बेटे को TVK का टिकट मिला और उसने चुनाव जीतकर विधायक की कुर्सी हासिल की। ये कोई छोटा मोटा किस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी पार्टी आम लोगों के लिए कितनी सुलभ है। जो वादा उन्होंने सच्चे लोकतांत्रिक बदलाव का किया था, ये उसी का एक जीता जागता प्रतीक है। आज का राजनीतिक परिदृश्य वाकई ऐतिहासिक है। DMK और AIADMK, वो पार्टियां जो दशकों से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही हैं, आज खबरों के मुताबिक सिर्फ इस अकेले विघटनकारी को रोकने के लिए गठबंधन के बारे में विचार कर रही हैं। जब विरोधी आपको रोकने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाने को मजबूर हो जाए, तो समझ लीजिए कि राजनीतिक ताकत का पैमाना क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्रभाव है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर जैसी है। भारी जीत के बावजूद राजभवन के दरवाजे अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 118 विधायकों के हस्ताक्षर का है, जिसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है। पर्दे का सुपरस्टार सत्ता की दहलीज पर खड़ा तो है, लेकिन अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं, क्या पर्दे का ये रक्षक असल जिंदगी की इस बेहद पेचीदा राजनीतिक मशीनरी को सफलतापूर्वक चला पाएगा? क्या उनका ये शानदार सिनेमाई उदय तमिलनाडु को एक स्थिर और प्रभावी सरकार दे पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और तमिलनाडु का भविष्य ही तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन ये सफर यकीनन एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन चुका है।